अयोध्या में लावारिस लाशों के मसीहा माने जाने वाले पद्मश्री मोहम्मद शरीफ चाचा की तबीयत विगत 5 माह से खराब चल रहा है। आर्थिक तंगी की वजह से सही इलाज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से 5 दिन पहले पद्मश्री मोहम्मद शरीफ की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। पद्मश्री मोहम्मद शरीफ चाचा 85 वर्ष के हैं। वह विगत 30 वर्षों से लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार का काम करते हैं। इनको लावारिस लाशों के मसीहा माना जाता है। मोहम्मद शरीफ के बड़े बेटे मोहम्मद रईस की मौत एक हादसे में 28 वर्ष पहले हुई थी। उनका अंतिम संस्कार पुलिस ने लावारिस जानकर किया था। तब से मोहम्मद शरीफ चचा हर लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार उसके धर्म के अनुसार करते चले आ रहे हैं। इनके इस सामाजिक जीवन को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने वर्ष 2019 में पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की थी, लेकिन वर्ष 2020 में कोरोना काल की वजह से इनको पद्मश्री का अवार्ड नहीं मिल सका। मोहम्मद शरीफ चचा पेशे से साइकिल मिस्त्री हैं। आर्थिक हालत ठीक नहीं है। आज इनकी तबीयत खराब है। इनके 3 में से 2 बेटे मोहम्मद सगीर और मोहम्मद अशरफ इनका इलाज विगत 5 माह से करवा रहे हैं। दोनों बेटे में से मोहम्मद अशरफ बाइक मैकेनिक है और दूसरा बेटा मोहम्मद सगीर प्राइवेट ड्राइवर है। दोनों की आमदनी ठीक नहीं है। बेटे मोहम्मद अशरफ का कहना है कि विगत 5 माह से अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, किसी तरह इलाज करवाया जा रहा है। अभी तक इनको पद्मश्री अवार्ड भी नहीं दिया गया है। रहने के लिए इनका खुद का घर नहीं है। एक छोटा सा किराए का घर है जिसमें परिवार के 20 सदस्य रहते हैं। सरकार आर्थिक मदद के साथ घर उपलब्ध करवा दे। वहीं पद्मश्री मोहम्मद शरीफ चचा का कहना है कि विगत 5 दिन से ज़्यादा तबीयत खराब है। ठंड की वजह से सीने में दर्द है। अभी तक पद्मश्री का अवार्ड नहीं मिला है। इतनी ही सूचना है कि मेरा नाम पद्मश्री अवार्ड के लिए आया है। उनकी इच्छा है कि उनको सरकार की तरफ से कोई घर मिल जाए और एक पेंशन बांध दी जाए। लड़के उनका इलाज करवा रहे हैं। मीडिया पर खबर चलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आई है। मीडिया पर खबर चला और जिलाधिकारी अनुज कुमार झा के निर्देशन में एडीएम सिटी वैभव शर्मा और जिला अस्पताल की एक टीम उनके घर भेजी गई। जिला अस्पताल के डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा का कहना है कि पद्मश्री मोहम्मद शरीफ चचा के पेट में सूजन है। उनका बेहतर इलाज किया जा रहा है। हालात स्थिर हैं। वहीं एडीएम सिटी वैभव शर्मा का कहना है कि तबीयत पहले से बेहतर है। उम्र की भी समस्या है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो प्रशासन से मदद होगी वह किया जाएगा। मैं पिछले जो है 2 दिन से हमारे घर पे ही इलाज चल रहा था। हमारे डॉक्टर यहाँ पे जा रहे हैं चेक करने घर पे, और उनकी जांचें होनी थी, तो जांचें होने के लिए तो हॉस्पिटल पे सुबह में एडमिट कराया। आज ही रिपोर्टें आ चुकी हैं और कुछ रिपोर्टें आनी है, तो कल से भी तो बहुत बेहतर है, तबीयत ठीक है। सारे डॉक्टर लगे हुए हैं। अधिकारी भी आए थे, वो भी चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो प्राइवेट वार्ड में रखा हुआ है। हार्ट में प्रॉब्लम है। अभी डॉक्टर से बात हुई हमारी, हार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है। वो तो लखनऊ में होनी है, तो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर होता है तो ठीक है, तो लखनऊ को रिफर करेंगे। जैसा भी वो अच्छा समझेंगे वो बताएंगे हम लोगों को क्या करना है, फिर आगे हम उस चीज़ पे कदम उठाते हैं। आगे जाना है, लखनऊ लेके जाना है, वहाँ पे क्या करना है वो डॉक्टर उनको बताएंगे कब क्या करना है। सुबह में एडमिट कराया, सुबह 9 बजे जिला हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जी मोहम्मद अशरफ नाम है उनका। मोहम्मद शरीफ जी को पेट में दर्द के साथ एक समस्या आई थी, इसलिए आज इनको भर्ती किया गया था सुबह। और जांच के उपरांत ईसीजी हुआ और ब्लड की जांच हुई, इससे ये पता चला कि इनके हार्ट में भी थोड़ी सी दिक्कत है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। इस वजह से इनको जो है लखनऊ की एजेंसी रेफर किया गया है कार्डियोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेने के लिए। कैसे क्या सुबह भर्ती हुए। क्या नंबर साहब का है? डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा। जनपद अयोध्या के सुप्रसिद्ध समाज सेवी और हम लोगों के चचा मोहम्मद शरीफ जी की अस्वस्थ होने की सूचना प्राप्त हुई हमको, और सूचना प्राप्त होने के तत्पश्चात मैंने तत्काल प्रधानमंत्री कार्यालय पर टेलीफोन किया। रात्रि में 11:30 बजे टेलीफोन के माध्यम से मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को ये बताया कि पद्मश्री अवार्डेड है चचा हमारे, और इनको भी ना पेंशन मिल पा रही है और ना उनको सारी सुख सुविधाएं मिल पा रही हैं। तो उनके इलाज के लिए भी और उनको पेंशन और आवास के लिए भी प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से मुझको पूरा आश्वासन दिया गया है। और मैं आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जिन्होंने मेरे जनपद का सम्मान दिया और उनको 2020 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। और उससे भी ज्यादा आभारी इस बात के लिए हूं मैं कि रात में 11:30 बजे मैंने टेलीफोन किया। एक सामान्य से कार्यकर्ता के 11:30 बजे फोन करने के बाद भी प्रधानमंत्री कार्यालय जिस तरीके से रिस्पांस करता है, बहुत ही बधाई के पात्र है माननीय प्रधानमंत्री जी।
रामनगरी अयोध्या में सौहार्दपूर्ण माहौल में भगवान श्री राम लला का भव्य मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है। देश में हिंदू समाज के लोग ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आज मंदिर निर्माण सहयोग देने के लिए साथ ही मस्जिद में नमाज अदा कर श्री राम लला के दरबार में दर्शन पूजन किया। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हिंदू समाज ही नहीं मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल होने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जिसको लेकर आज बबलू खान के साथ दर्जनों की संख्या में मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने राम जन्मभूमि पर विराजमान भगवान श्री राम लला के दर्शन करने पहुंचे। जबकि इसके पूर्व अयोध्या के शास्त्री नगर क्षेत्र स्थित नौगजी मजार पर मंदिर निर्माण के लिए दुआ पढ़ी, जिसके बाद नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के साथ जय श्री राम के नारे लगाते हुए राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। इस दौरान हनुमानगढ़ी के निकट स्थानीय नागरिकों ने स्वागत भी किया। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भगवान श्री राम लला को अपना पूर्वज बताया और कहा कि दर्शन कर एक अजीब अनुभूति हुई है। रामलला के दर्शन कर बबलू खान ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान में लगभग 200 से 300 की संख्या में हमारे साथ मुस्लिम भाइयों ने समर्पण किया है और आज समर्पण करने के बाद हम लोग हजरत नूह अलैहि सलाम दरगाह नौगजी मजार पर देश में शांति अमन और हिंदू मुस्लिम के एकता हमेशा बरकरार रहे। वही कहा कि राम हमारे पूर्वज हैं, हम सब उनके वंशज हैं। हिंदुस्तान का एक एक बच्चा राम का बच्चा है। ऐसी कोशिश कर रहे थे आप लोग। देखिए, राम मंदिर में समर्पण अभियान के तहत हम लोगों ने लगभग 200-300 की संख्या में हमारे साथ मुस्लिम भाइयों ने समर्पण किया। समर्पण करने के बाद हम लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम दरगाह नौगजी जिसको कहते हैं अयोध्या कोतवाली के पीछे है, वहाँ पर जाकर हम लोगों ने देश में शांति अमन और हिंदू मुस्लिम में एकता हमेशा बरकरार रहे और जो लोग राम को गलत बोल करके और सोचते हैं कि मुस्लिम समाज खुश हो रहा है, उनके लिए भी दुआ किया गया कि बाबा के द्वारा उनके दिमाग में सद्बुद्धि हो, वो ठीक हो और देश के लिए वो सही सोचें। जैसे कि अगर वो सोच रहे हैं कि राम के बारे में गलत बोल करके हम मुसलमानों को खुश कर ले जाएंगे, तो वो उनकी गलतफहमी है। अपनी गलतफहमी को दूर करें, क्योंकि हम सब राम के वंशज हैं, राम हमारे पूर्वज हैं। हिंदुस्तान का एक एक बच्चा राम का वंशज है, वो कोई भी धर्म का हो। हम हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है, हम सब एक भाई के रूप में है। तो राम हमारे पूर्वज हैं, इमाम हिंद है हमारे राम। अगर ये सोच रहे हैं कि कई सदी पहले जो मुसलमानों को भड़का करके राम के बारे में बताया नहीं गया, तो आज का मुसलमान राम लला को पहचान गया है और मुसलमान राम को अपना पूर्वज मान गया है। तो अब हम लोगों ने वहाँ से दुआ पढ़ करके और सीधा राम जन्मभूमि पे जा करके और हमारे साथ सैकड़ों मुसलमान भाइयों ने राम लला का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद अभी हम लौट रहे थे तो हमारे ही लोगों ने हमसे कहा कि वास्तव में आज पहली बार तो आया हूँ, जैसे लग रहा है कि कई वर्षों बाद अपनों को महसूस कर रहा हूँ। तो हमारे पूर्वज है राम, तो जब पहुँचे तो देख लीजिए महसूस भी कर रहे हैं और याद भी कर रहे हैं। और हम लोगों ने समर्पण किया है। क़यामत तक अगर ये राम मंदिर रहेगा, जितने श्रद्धालु आएंगे यहाँ पे पूजा पाठ होगा, तो उतना सवाब उतना पुण्य हम सब भी प्राप्त करेंगे। अयोध्या की कैंट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 29 किलो 400 ग्राम अवैध गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। कैंट पुलिस ने पाटेश्वरी मंदिर के मोड़ पर किया गिरफ्तार। 39,000 रुपए नकद भी बरामद। तस्करी में प्रयोग की जा रही फोर्ड कार्ड भी बरामद। 4 मोबाइल भी बरामद। मुखबिर से मिली थी सूचना। कोतवाली नगर के गुदरी बाजार चौराहे से कैंट एरिया में जाने को मिली थी सूचना। पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई। अयोध्या बस्ती व बिहार के रहने वाले हैं तस्कर। आज दिनांक 23 फरवरी 2021 में अयोध्या पुलिस को एक भारी सफलता प्राप्त हुई है। एसओजी टीम तथा थाना कैंट की टीम ने एक अंतर जनपदीय अवैध गांजा की तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से 29.4 किलो गांजा, 39,000 रुपये नकद, 4 मोबाइल फ़ोन तथा 1 फोर्ड कार बरामद की गई है।
गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों का नाम राजेश, जो कि अयोध्या जनपद का रहने वाला है, दीपक कुमार, जो कि बस्ती जिले का रहने वाला है, तथा रमेश, जो कि बिहार का रहने वाला है, पकड़े गए हैं। मुखबिर की सूचना पर इन अभियुक्तों की गाड़ी को थाना कैंट के अंतर्गत पड़ने वाले ताटेश्वरी मंदिर के मोड़ पर उनकी गाड़ी को रोका गया और चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान उनकी गाड़ी से अवैध गांजा बरामद किया गया। मैं एसओजी टीम तथा थाना कैंट की टीम को बधाई व्यक्त करता हूँ। इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इन तीनों अभियुक्तों के खिलाफ अलग अलग जनपदों में ऑलरेडी मुकदमे पंजीकृत थे और ये उन मुकदमों में वांछित फरार चल रहे थे। पूर्व सांसद व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी का रौनाही टोल प्लाजा पर किया गया भव्य स्वागत। किसान पंचायत करके बस्ती से वापस लौट रहे थे जयंत चौधरी। प्रदेश सचिव विश्ववेशनाथ मिश्रा और सोडो ने किया भव्य स्वागत। यहाँ प्रदेश सचिव के साथ अन्य सैकड़ों राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर किया जयंत चौधरी का स्वागत। राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है जयंत चौधरी। किसान आंदोलन को लेकर किए गए सवालों पर जवाब देते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि यह पूरे देश के किसानों की लड़ाई है। कुछ लोगों ने इसे केवल जाटों का आंदोलन कह रहे हैं, लेकिन मैं आज बस्ती में किसान पंचायत में शामिल हुआ था, वहां तो एक भी जाट नहीं है। वहीं कल जारी हुए उत्तर प्रदेश के बजट को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पेपरलेस बजट था, विजन लेस बजट था। शुक्र है कि आखिरी बजट था। वही किसान नेता राकेश टिकैत को राष्ट्रीय लोक दल से चुनाव लड़ने की बात को लेकर उन्होंने कहा कि वह राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और उसी के आधार पर काम कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने कोई ऐसे चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर नहीं की। ये सोच रही थी कि सिर्फ ये सरदारों का आंदोलन है, पंजाब का आंदोलन है, सीमित क्षेत्र पर प्रभाव रखता है जी। ये एक जातीय आंदोलन है, जातीय आधारित आंदोलन है। आज पूर्वांचल में जब हम खड़े हैं और वहाँ पंचायत हो रही है और किसान आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ये समझ रहे हैं कि कानून हमारे पक्ष में नहीं है, ये कानून वापस होने चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात जी। पूरे देश का किसान एक मत है, एक राय का है और एक है। हम सबकी भावना एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। सरकार अगर ये सोचे कि हमारे आंदोलन को इस तरह से कमजोर कर देगी और जबरदस्ती करके उठाएगी कुछ लेकिन ये आंदोलन पश्चिम तक ही क्यों सीमित है? दो चार जिलों तक। अभी बस्ती में किसान पंचायत हुई है, पूर्वांचल में एकदम नहीं इसका असर। देखिए बस्ती में है, बिहार में नहीं। अरे भैया एक मिनट, बिहार में जिस व्यवस्था को ये कानून के माध्यम से राजस्थान में नहीं है, सुनिए ना जी, जिस व्यवस्था को ये पूरे देश में लाना चाहते हैं ये 15 साल पहले बिहार में लागू हो चुका है। वहाँ एपीएमसी का अस्तित्व नहीं, एपीएमसी की बाहर खरीद संभव है। अब आप बिहार के किसान से पूछिए क्या उसका एमएसपी मिल रही है जी। ये बिहार का किसान उस व्यवस्था से संतुष्ट है जी। तो कॉर्पोरेटाइजेशन अगर हो जाएगा, अगर कॉर्पोरेट खेती को हम इस देश में बढ़ावा देंगे जहाँ 80% आबादी अभी भी उनकी जीविका पूरी तरह इसी काम पे आधारित हो जी, तो तबाही मच जाएगी। कॉर्पोरेट यहाँ मूल लड़ाई ये नहीं है कि आप जो है उत्पादन को बढ़ाओ, मूल लड़ाई ये है कि किसान जो उससे जुड़े हुए उनकी आय को बढ़ाओ आप, और वो किसान और कोई काम नहीं करता। एक सेकंड, ये जिसे एमएसपी की आप लोग बात कर रहे हैं कि एमएसपी की जारी रखी जाए, गन्ने पे एमएसपी है लगातार, केवल एक फसल है जो एमएसपी पे खरीदी जाती है गन्ना, लेकिन 3 साल से ये सरकार गन्ने का रेट बढ़ा ही नहीं रही। ऐसी एमएसपी से क्या फायदा? नहीं देखिए, फिर भी कानून तो है ना किसान जी है, लेकिन 3 साल से उसी रेट पे ले रहे हैं। हाँ तो एसएपी तो खरीदना पड़ता है ना, एसएपी के नीचे तो नहीं खरीद रही मिल। नहीं नीचे तो नहीं खरीद रही मिल, सीधा खरीद रही किसानों से, लेकिन कानून के माध्यम से सरकार रेट तय कर रही है। यहाँ ये व्यवस्था करना चाह रहे हर फसल में कि सीधा कॉर्पोरेट आके खरीदेंगे, मंडी के बाहर खरीदेंगे, मंडी का कोई अस्तित्व बचेगा नहीं और सरकार की कोई दखल नहीं रहेगी। तमाम लोग कह रहे हैं, राजनीतिक समीक्षक और पत्रकार बंधु की ये केवल जाटों का तक सीमित है। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि जब बस्ती में एक जाट नहीं है वहाँ जी, तो वहाँ अगर किसान आंदोलन हो रहा है, लोग आ रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं जी जी, और ये कह रहे हैं कि बुरा हो रहा है किसानों के साथ, तो ये शुभ संकेत है इस आंदोलन के लिए। तो क्या ये इसे 2 बार चुनाव लड़ा चुके, शायद एक बार एमएलए लड़ चुके हैं, एक बार लड़ चुके हैं। 21 में क्या हुआ, आपकी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, उनके चुनाव लड़ने की तो कोई मंशा उन्होंने कहीं जाहिर नहीं की, वो तो गैर राजनीतिक संगठन की उस पर रूपरेखा में काम कर रहे हैं। सर कल बजट पारित हुआ है, इसको लेकर के आप क्या शुभ संदेश देना चाहते हैं? बजट किसानों के लिए कैसा बजट? पेपरलेस बजट था, साथ ही विजनलेस बजट था, शुक्र है आखिरी बजट था। धन्यवाद।